Hello dear students, welcome to this video. Today in this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 15, our environment. We have covered all the first 4 chapters of class 10th. We have covered life process, control and coordination, how do organisms reproduce, and heredity and evolution. We have make notes of the chapter as well as also write down the questions of NCERT. Today we are going to start with the chapter number 15, our environment. So let's start the topic. We have heard the word environment often being used on television, newspaper and by people around us. तो आपने ये एनवायरनमेंट वर्ड सुना होगा ज़्यादातर समाचार में, न्यूज़पेपर में या आसपास के लोग इसको यूज करते हैं. आवर एल्डर्स टेल अस दैट एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इट यूज टू बी अर्लियर. तो आपके जो बड़े लोग हैं वो बताते होंगे कि आज का जो एनवायरनमेंट है, यानी वातावरण है, वो आजकल ऐसा नहीं है जैसे वो पहला होता था. मतलब पहले ज़्यादा साफ़ होता था, अच्छा होता था, आजकल ऐसा नहीं है. Others say that we should work in healthy environment and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर काम करना चाहिए, रहना चाहिए. ऐसे ही आपके ग्लोबल लेवल के ऊपर, विश्व के लेवल के ऊपर बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों ही आपस में एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं अलग अलग, जिनको ग्लोबल लेवल के ऊपर भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों मिलकर के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other. तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स, जो एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से उसके क्या संबंध हैं, कैसे वो काम करते हैं. एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट. तो हम सबसे पहले तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स का और उनके आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर आपको इकोसिस्टम, जो आपका पहला ही टॉपिक है, इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे. इसी के अंडर फिर आपको फूड चेन भी आएगा, फूड वेब भी की भी स्टडी करेंगे. फिर आपके इस चैप्टर के अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड्स की भी स्टडी की जाएगी. इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो है हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट. तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसकी भी हम स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर आप ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग और ये अलग अलग हेल्थ इश्यू, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ की स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम से. सबसे पहले हम इकोसिस्टम को देखते हैं, चीज़ क्या है. All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. क्या होता है भी, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे आसपास जो भी लिविंग होते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स भी आ गए, आपके एनिमल्स भी आ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक भी आ चुके हैं, और ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी आ चुके हैं. मतलब और जो आपका फिजिकल सराउंडिंग है, मतलब जो आपके आसपास फिजिकली जो प्रेजेंट हैं, फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं. वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लिया जाए तो ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए. प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड हैं, सन के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए. ऐसे ही अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. अलग अलग एनिमल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. और
ये सब एक जो फिजिकल एनवायरनमेंट है आसपास उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आपके आसपास का टेम्परेचर कैसा है, उसके मॉइस्चर कैसा है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कैसी है, पीएच कैसा है उस माहौल का। तो ये सब मिल करके ये सब मतलब इफ़ेक्ट करते हैं इंटरेक्शन के अंदर। ये इंटरेक्शन के अंदर हेल्प कर रहे हैं और यही डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। जैसे कि कोई मान लो पीएच बहुत कम है तो उस पीएच के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली नहीं रह पाते। लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं, जो कि हाई सोल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही यदि कुछ बैक्टीरिया हैं जो 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी मिले जाते हैं, तो वो सब क्या है, वहाँ का फिजिकल सराउंडिंग कैसा है वो उससे इंटरेक्ट करते हैं, तभी वो लिविंग है और तभी उस माहौल के अंदर ज़िंदा है। तो इकोसिस्टम और बैलेंस रखने के लिए, मतलब नेचर के अंदर बैलेंस रखने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स और उनका एनवायरनमेंट, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और इस प्रकार एक बैलेंस रहता है नेचर के अंदर। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या क्या आता है इकोसिस्टम के अंदर? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। मान लीजिए मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं एक तालाब की बात करूँ तो सिर्फ तालाब को अगर हम रेस्पेक्ट में लेकर के डेफिनेशन बताएंगे तो क्या कहेंगे? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। अब वो एरिया क्या है? पॉन्ड हो गया। तो एक पॉन्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर स्मॉल फिश है, लार्ज फिश है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, उसके इकोसिस्टम जो वहाँ पर है उसका पार्ट है। तो जितने भी वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एक तो वो हो गया, और साथ में नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, पार्ट्स हैं, जैसे कि वहाँ पे वाटर हो गया है, वहाँ पे जो सनलाइट आ रही है वो हो गई है, वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर हो गया है, वहाँ पर कि भाई वाटर के अंदर सैलिनिटी कितनी है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है, ये सब है। तो मतलब इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर वो आते हैं। और साथ में जो एनवायरनमेंट के भी जो पार्ट्स हैं, जो नॉन लिविंग पार्ट्स या हम कहेंगे कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स, वो भी आते हैं इकोसिस्टम के अंदर। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals। देखिए ये अभी एक डेफिनेशन दी है इन्होंने इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम कंटेन्स बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक मतलब लिविंग, तो लिविंग के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एरिया के अंदर हैं, जैसे कि मैंने पॉन्ड का एग्जांपल दिया। हम अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके साथ साथ जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो वही बात है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मैंने बताया था टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, रेनफॉल, सभी वही है नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, कितना मॉइस्चर है, हवा की स्पीड क्या है, विंड कैसी है, वहाँ पर सॉइल कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं प्रेजेंट हैं उस एरिया में। तो ये सब आपका इकोसिस्टम के अंदर आता है। इकोसिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पर अभी एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, trees, flowers bearing plants like rose, jasmine, sunflower and animals like frog, insects and birds। तो ये क्या कह रहा है, यदि हम किसी गार्डन के अंदर जाते हैं तो वहाँ हम अलग अलग प्लांट्स को देखते हैं। वहाँ पर घास भी होती है, कुछ ट्रीज भी होते हैं, बड़े पेड़ भी होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर्स लगे होते हैं, जैसे कि रोज़ फ्लावर हो गया, जैस्मिन फ्लावर, सनफ्लावर भी मिल जाते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, इंसेक्ट हो गया और बर्ड्स हो गए।
तो ये सब क्या है आपके गार्डन के अंदर, अगर हम गार्डन इकोसिस्टम की स्टडी करें तो गार्डन के अंदर ये सब क्या हो गया, लिविंग कंपोनेंट जो हमने अभी स्टडी किया। देखिए इकोसिस्टम के अंदर एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये क्या सर, ये सब क्या हो गए, गार्डन के अंदर बायोटिक कंपोनेंट होंगे। All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components of ecosystem। तो जैसे कि आपको बताया था इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी एरिया के अंदर जितने भी लिविंग है वो अकेले नहीं रह सकते, वो उसको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। चाहे प्लांट हो, चाहे इंसेक्ट हो या छोटे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है, उसको इंटरेक्शन वो शो करता है एक दूसरे के साथ, और उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन। और वो सभी कौन इफेक्ट करता है, वहाँ पर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक क्या होते हैं आपको अभी बताया कि भी उस गार्डन के अंदर कितना टेम्परेचर रहता है, उस गार्डन में कितना रेनफॉल है, कितनी बारिश रहती है, कैसी वहाँ पर हवा चलती है, तेज़ चलती है, कम चलती है, किस प्रकार की वहाँ पर सॉइल है, और मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। तो ये सब अफेक्ट करेगा। तो हम लास्ट में कहेंगे सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम। तो गार्डन एक इकोसिस्टम है। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम एग्जांपल्स की बात किया जाए कि इकोसिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके अंदर फॉरेस्ट आते हैं, पॉन्ड्स, लेक, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। तो हम इकोसिस्टम को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हो गया ह्यूमन मेड या हम कहेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल के अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट है, जो नेचर के अंदर अपने आप ही बने हैं, अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जैसे कि पॉन्ड हो गया, जैसे कि लेक हो गया, ये नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। और अब हम कहेंगे आर्टिफिशियल के, आर्टिफिशियल मतलब जो आदमी ने बनाए हैं, जैसे कि गार्डन नेचर ने तो बनाया नहीं है, आदमी ने ही उसकी बाउंड्री डिसाइड की है, आदमी ने ही वो डिसाइड किया है कि वहाँ पर कौन कौन से पेड़ रहेंगे, वहाँ पर कितनी घास ग्रो करेगी, कौन से प्लांट रहेंगे फूल के। तो ये क्या हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और इसके साथ साथ जो क्रॉप फील्ड है, जो हम फील्ड के अंदर खेती करते हैं, वो भी क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि उस खेत के अंदर, उस फील्ड के अंदर कौन सी फसल उगेगी, कौन सी को रखना है, कौन सी को काटना है, अगर उसके अंदर कोई एनिमल आता है तो उसको भगाना है कि रखना है, या उसके अंदर कौन से स्प्रे करने हैं, कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं। तो मतलब उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके इकोसिस्टम को, आदमी। तो वो क्या हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और एक और एग्जांपल है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या होता है कि भाई ये एक टैंक होता है ना, आपने देखा होगा फिल्मों में कि भाई एक टैंक के अंदर मछलियाँ तैर रही होती हैं, ग्लास का होता है। तो जो एक्वेरियम है वो भी एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल होके। तो हम इकोसिस्टम को दो भागों में और बांट सकते हैं। ये तो हो गया भाई कौन से नेचुरल है कि मैन मेड है, और इसके साथ साथ इसको दो भागों में और बांटा जाता है, जिसके अंदर हम कहते हैं भाई इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर है, या टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर है। तो ये भी हम करेंगे स्टडी। ओके, नेक्स्ट पेज की हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर हम इकोसिस्टम के और एस्पेक्ट्स को जानेंगे।